अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही ख़ास मेहमान जो कि ख़ास कर कराची से आए हैं इस्लामाबाद, तो हमने सोचा कि इनको हम क्यों ना हम शो के ऊपर बुलाए। सैफ अली फ्रॉम दस्तगीर इज़ द GM मार्केटिंग फॉर दस्तगीर। व्हाट दस्तगीर इज़, वी आर गोना टॉक अबाउट दैट एज वेल एज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। बट सैफ भाई, थैंक यू सो मच कि आपने हमें शर्फ बख्शा और हमारी पॉडकास्ट पे आए। Sir, thank you for having me. थोड़ा सा जस्ट रन मी थ्रू अ लिटिल बिट बिकॉज आई नो दैट यू हैड अ वेरी सॉर्ट ऑफ colourful life, and especially in the past 10 years. Run me through your high school forward. क्या exactly होता रहा है? What have you experienced, and where were you and what you experienced? जी, तो हाई स्कूल के टाइम पे तो मैं ह्यूस्टन में था, टेक्सास में, और वो भी बड़ा रंगीन वक्त था जैसे आपने अर्ज़ किया। लेकिन हाई स्कूल ख़त्म करने के बाद आई वाज इन अ वियर्ड पोजीशन इन माय लाइफ बेस्ड ऑन सम लीगल इश्यूज माय फैमिली वाज फेसिंग। तो उसके बावजूद लेकिन मेरा पूरा इरादा था कि मैं बायोमेडिकल इंजीनियर बनूंगा। अच्छा, ये आपका अपना इंटरेस्ट था? ये वाले साहब ने कहा था बेटा इंजीनियरिंग? बिल्कुल भी नहीं। मेरे वाले साहब तो ये थे कि बेटा कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा है, कहाँ है, नहीं है, उनका वो अलग ही सिस्टम था। अम्मा कहती थी कि टेक्निकल काम करो, जो कहना चाह रही थी वो ये थी स्टेम में काम करो, राइट, व्हिच आई वाज आल्सो लाइक leaning towards my entire life. वो एक अल्टीमेट देसी जो 2000s का देसी है, उसका ये कि स्टेप में काम करो, माइक्रोसॉफ्ट में घुस जाओ, गूगल में घुस जाओ। अम्मा का लेकिन बिल्कुल अलग फिलॉसफी थी। अम्मा कहती हैं, आज तक कसमें खाती हैं कि बेटा क्योंकि तुम बचपन से इसमें ज़्यादा स्ट्रांग थे, अच्छा, मैं तो तुम्हें सिर्फ इनेबल कर रही थी। अच्छा, ठीक है, तू तो मेरा बेटा है, मेरा हीरा है, ठीक। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं BME करूँगा, एंड आई गॉट एक्सेप्टेड इनटू द कलन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एट यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन। और मैंने देसी तरीका अपनाया। मैं पहले कम्युनिटी कॉलेज गया क्योंकि सस्ता है, और वहाँ से फिर आप ट्रांसफ़र कर लेते हैं। लेकिन वो डिग्री कभी ख़त्म नहीं हो पाई। अच्छा। मैं ट्रांसफ़र भी नहीं कर पाया, मैं कम्युनिटी कॉलेज भी ख़त्म नहीं कर पाया, और 1.5 साल की पढ़ाई के बाद तकरीबन मैं निकल गया, पाकिस्तान आ गया। right. और टेक्निकली मुझे निकाला गया, लेकिन वो एक बहुत लंबी कहानी है। आई थिंक दैट कहानी एग्जिस्ट्स एट काजी अकबर की पॉडकास्ट है, एट क्या कहेगा काजी, एंड यू डिड दैट एज वेल। इट्स अ 3 hour long very interesting story about Saf's journey. You can check that out. इधर पॉपअप करवा दीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वहाँ से यहाँ आने के बाद जो है अब मैं यहाँ आया, और to be honest, like my family was always living a middle class life in the US as well. तो हम कोई पैसे लेके नहीं आए, और हमारा कोई यहाँ पे बेस था नहीं। ऊपर से मैं यहाँ आया सिर्फ अपने वालिद साहब के साथ। वालिद साहब बाकी किधर गए? अम्मा और छोटी बहन इंडिया गए। अच्छा, तो वो 9 साल से इंडिया में, मुंबई में, और मैं 9 साल से पाकिस्तान में हूँ। Really? तो थोड़ी सी तन्हाई है ज़िंदगी में। And how do you guys meet? हम एक्चुअली सिर्फ एक बार मिले 9 साल में, वो 2015 में। अच्छा। और वो भी हम दुबई में मिले थे, क्योंकि अच्छा, कौन इंडिया का वीज़ा अप्लाई करे और वो पाकिस्तान या वाइस वर्सा। That is just so sad. खप है। तो दुबई में और भी फैमिली है, Right. तो वो मिड पॉइंट अच्छा सा बन जाता है। Right. लेकिन उसके बाद मुलाकात हो नहीं पाई, क्योंकि when I have time I don't have money, when I have money I don't have time. Right. So, and I'm too busy making time for these podcasts. Not for money. I'm just kidding. तो वो वहाँ पे, तो यहाँ पे basically जो भी मुझे करना था, I knew from day one that I had to do it myself. And you were 19, 20 when I you was came? 19, 20 when I landed. And somehow I managed to get a job within a month of being here. I was working at a BPO startup in Karachi. Front office was in Boston, and so they were just like, look, you speak English well enough, just man the phones to begin with, and we'll teach you everything else. अब वो किस टाइप का BPO था? Like data center था या call center था या business services, right? Business so services, okay. Huge focus on app development, digital marketing, and business strategy. Right. तो मेरा नसीब था कि वहाँ पे जो CEO साहब थे वो कोई MD लेवल के तो बहुत बड़ी फिल्म थे PwC से, right? PwC US. And so this was a very learned man. I worked with him for only a couple of months, but आप समझें कि वही मेरा BBA MBA combined crash course था, कि lean strategy क्या होती है, account management क्या होती है, business development, digital marketing, etc. etc. Right. तो बहुत शदीद burnout के बाद मैं वहाँ से कट के Tribune गया, और as a writer? As an editor, as an editor on the web desk. वो भी बड़ा दिलचस्प experience था, because that's really where you learn the true and harsh realities of what's happening in Pakistan, right? Like as consumers, we can choose to switch off whenever we want. कि आज कितने बम ब्लास्ट हुए हैं, आज कितने हड़ताल हुई है, जो भी हुआ है, you can choose to tune in, tune out. But when you're reporting the news on a daily basis, it's ridiculous. And also, I mean, there were times when because you, of course, over time you develop a thick skin,
राइट आप थोड़े से हार्डन हो जाते हैं कि हाँ धमाका ही है, ठीक है, जस्ट अनदर वन, राइट, वही फॉर्मेट फॉलो करनी है जो पिछली बार की थी, वैसी स्टोरी लिखनी है। लेकिन कभी कभार उन दिनों में भी ऐसी वारदातें होती थी कि पूरा न्यूज़ रूम खामोश होता था, यू नो, कि ये वाकई बहुत ज़्यादा हो गया। तो खैर आई रिमेंबर ये वो टाइम था जब एक तो टेररिज्म भी बहुत पीक पे था और ट्रिब्यून जनरली वाज डूइंग अ रियली रियली गुड जॉब विद द डिजिटल रिसेंटली I mean, where are you guys lost? I mean, what's going on? Yeah, hello Tribune. Actually, you know, उस ज़माने में जो टीम थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और अब वो सब अपने अपने रास्ते निकल गए। कोई भी ज़्यादातर लोग जो हैं जर्नलिज्म के करियर में टिकते नहीं है पाकिस्तान में, ऐसा नहीं है, कोई ज़्यादा कोई करियर पाथ है नहीं। So they all will like me will eventually move to the PR side or the brand side if they stay in comms at all. या तो वो MBA करके बाहर चले गए, ठीक है, अगर कोई वो पब्लिक पॉलिसी वगैरह टाइप की साइड वो भी बहुत सारे करते हैं, तो that ends up happening. But after that, I moved to Punjab for a bit. I was consulting in media and comms, you know, whatever skills I had picked up by then. Moved back to Karachi in 2014 and started doing the agency circuit. तो मैं ब्रांड क्रू में था, जो कि एक बहुत उस ज़माने में लीडिंग डिजिटल एजेंसी थी। फिर मैं स्पेक्ट्रम गया। स्पेक्ट्रम कन्वेंशनल साइड पे पावर हाउस था और उनको डिजिटल में आना था, राइट। तो उन्होंने कहा आप आएँ, आप सेटअप करें, एंड आई वाज लाइक ओके आई गेट टू प्ले एंटरप्रेन्योर विथ योर मनी, राइट। तो ये तो गोल्डन चीज़ आप दे रहे हैं मुझे। तो वहाँ गया मैं, टर्न्स आउट दैट एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स ain't gold, and after that, you know, sort of really down and out, sort of feeling dejected with the job market, मैंने कहा कि मैं अब अपना काम करूँगा। अच्छा, this was 2017? 2016-17, I spent about 2 years chasing a pipe dream कि मैं कंसल्टेंट बनूंगा और मैं लोगों के मसले, जेन्युइनली मसले सॉल्व करूंगा। सोच सकते हैं आप, और लोग मुझे कहते थे कि क्या बात कर रहे हो, मतलब भाई बैठो नौकरी करो पैसे कमाओ। मैं कह रहा नहीं, मसले लोगों के यार, बिजनेस वैल्यू क्रिएशन करेंगे, और अगर मैं वैल्यू दूंगा तो लोग मुझे उस कहेंगे कि सर आएं और आके हमें हेल्प करें। लोग खुद आएंगे और लोग खुद और खुश होंगे और फिर रिपीट क्लाइंट्स बनेंगे, एंड पीपल वुड लुक एट मी लाइक आई वाज, यू नो, आई मीन, एंड आई गेस दे वर राइट, वो जो सिनिसिज्म था, इट्स फाउंडेड ऑन समथिंग, राइट, कि उस चीज़ का एपेटाइट ही नहीं है। जो बिजनेस देने वाले हैं उनको भी कोई खास वैल्यू क्रिएशन नहीं चाहिए ज़्यादातर, जो लेने वाले हैं उनको तो डेफिनेटली नहीं चाहिए, उनको तो सिर्फ बिजनेस चाहिए। एंड अजीब सा एक सेसपूल बना हुआ है। आई लर्न दैट द हार्ड वे व्हेन आई यू नो completed I think 6-8 huge projects and had about 10-15% recovery on my payments, right? तो बिल्कुल ही मैं बेघर हो गया, बिल्कुल ही सड़कों पे आ गया, literally. But it was a great learning experience, right? Because the work, the people I met, the interactions I had, even the cynical ones, you know, उसमें कोई ना कोई learning ज़रूर थी, and it taught me a lot about myself as well. और ख़ास तौर पे वो जो एक एक्सपीरियंस होता है कि आप खुद कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसमें जब आप फेल करते हैं, you don't really have anyone else to blame, right? या तो मैं खुद ज़्यादा आइडियलिस्टिक था, या मैं खुद अंडर क्वालिफाइड था, या जो भी था, एंड दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉज फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, राइट, जो कि ज़िंदगी में यू कैन नेवर हैव टू मच ऑफ, right, I think. तो वो बड़ा एक ज़बरदस्त, you know, it gave me this renewed enthusiasm कि अब मैं वापस जॉब मार्केट में जाऊँगा और इनको दिखाऊँगा, वहाँ बैठ के इनको दिखाऊँगा कि कैसे होता है, right. Alhamdulillah, it's been pretty good so far. And so when did you return to the job market? 2018? That was 2018, beginning of 2018. I got an opportunity to help lead a digital agency by the name of Echo. They had great clients at that time, like Domino's and Sean, ICI Pakistan, Martin Dow. And that was really, you know, my first time stepping into an account management role as well, right? Like dedicated on the account management If you could sort of, for the audience, just sort of explain कि account management होती क्या है? अच्छा, account management basically मुंशी होता है जो कि client के अल्फाज लेके बाकी टीम तक पहुँचाता है। ठीक है। I'm being sarcastic. पाकिस्तान में account manager ये करता है। वैसे असूलन दुनिया भर में account manager का मकसद ये होता है कि वो एजेंसी के डायनामिक में बिजनेस साइड हैंडल कर रहा होता है, राइट। तो क्रिएटिव तो वो चीज़ बना रहा है जो आप बेच रहे हैं। एजेंसी के बिजनेस मॉडल में क्रिएटिव बिक रहा है, राइट, चाहे वो टीवीसी हो या रेडियो स्क्रिप्ट है, जो भी है। अकाउंट मैनेजर का काम है उसको बेचना, उसको एग्जीक्यूट करवाना, कोई पार्टनर्स लेके आने हैं, कोई वेंडर्स लेके आने हैं। अगर एक क्लाइंट ने रेडियो स्क्रिप्ट मांगा है, लाजमी शायद उसको वहाँ पे टैलेंट भी बेचने की अपॉर्चुनिटी है, टैलेंट भी हम करवा देते हैं। शायद उसको फिर स्टूडियो भी चाहिए, वो भी हम करवा देते हैं। प्योरली सेल्स का काम है एसेंशियली। इट्स रियली
I would say the core skill required for an account manager is stakeholder management. ठीक है. ठीक है, क्योंकि किसी भी कैंपेन में आप काम कर रहे होते हैं उसमें इतने मूविंग पार्ट्स होते हैं और ज़्यादातर इतने सारे मुख्तलिफ लोग इन्वॉल्व होते हैं कि आपकी अपनी कंपनी के 5-8 लोग आपका सर खा रहे हैं, क्लाइंट टीम से एक ABM है, फिर उसका BM है, मार्केटिंग डायरेक्टर भी है, पता नहीं कौन कौन है, फिर अक्सर वेंडर भी है. अब वो प्रोड्यूसर हो सकता है, वो मुजम्मिल हो सकता है, जो इन्फ्लुएंसर है वो कंटेंट बना के भेज रहे हैं. तो इन सब को एक पेज पे लाना और सबको एक साथ लेके चलना, और वो सब एक बंदे की जिम्मेदारी होती है, राइट. और वो किसी एक को बुखार होता है, अगले 4 लोग आके उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और वो बुखार लेके निकल जाता है. हाँ. और अब आपकी एंजाइटी है कि आपने किस तरीके से उसकी ऑल्टरनेट या घुमाना है, वो सारा करना है. But it's really fun, right? It's really, I think it's really fun because I think you have, like, there's a personality type that can manage that though. Yeah, I think so. You know, it's not for everyone. I think so. And but yeah, it's यहाँ पे unfortunately वो. So how is it different though? You start when you said, you know, Pakistan it's very different and what it actually is and what goes on in Pakistan. तो पाकिस्तान में अकाउंट मैनेजमेंट जनरली किस तरह हो रही होती है? पाकिस्तान में यही है कि मुंशी बैठे हुए हैं ज़्यादातर, राइट. ओगिलवी ने इस बारे में बहुत सारी बातें की हैं कि अकाउंट मैनेजर का रोल क्या होना चाहिए, हालांकि ओगिलवी खुद क्रिएटिव था, राइट. तो you know, they talk about how an account manager is supposed to be enabling both the client and the creative, right? लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर यही हो रहा होता है कि enabling किसी साइड की नहीं हो रही होती, या आप ये कह सकते हैं कि enabling सिर्फ क्लाइंट साइड की हो रही होती है. उसके सामने अकाउंट मैनेजर लेटा हुआ होता है. कोई आवाज़ नहीं होती, कोई चूचा नहीं होती. वो बोलेगा कि भाई मुझे क्रिएटिव को आप जो है ना मेरे मीटिंग रूम में ला के मकरीना करवाएं. बोलेगा जी सर ठीक है, कितने बजे आऊँ, यू नो, ये हिसाब है. And even though you're getting paid essentially to provide, to add value, but you're just an activator, like a slave to a client. And a lot of times we've experienced that on the content side as well. कि मुझे एजेंसी कॉल कहेगी कि सर जो आप कह रहे हैं मुझे पता है, वो मतलब एजेंसी कहेगी सर ये चीज़ कर दें. मैं कहूँगा यार ये चीज़ जो आप करवा रहे हो ना, ना आपको सेल आएगी, ना व्यूअरशिप आएगी, ना एंगेजमेंट आएगी. और मैं आपको बता रहा हूँ ये मुझे 8 में से 10 प्रोजेक्ट्स में यही होता है. और आखिर में वो कहेगा सर बिल्कुल आप, मुझे पता है आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन क्लाइंट ये चाह रहे हैं, या क्लाइंट ये चाह रहे, तो व्हाई आर यू गेटिंग योर मनी? जी, राइट. लाइक बिटवीन मी एंड यू आई एम वर्किंग व्हाटएवर आई हैव टू वर्क ऑन, क्लाइंट इज डूइंग व्हाट ही हैज टू डू. बिल्कुल. दरमियान में आपका एक रोल था जिसके आपको पैसे मिल रहे थे, जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ कनेक्ट नहीं करना था. आपका काम था कि आप उसमें इंश्योर करें एज एन एक्सपर्ट, क्लाइंट को ये बताएं कि सर ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, जो मैं आपके लिए भी कर रहा हूँ, और आप उसको भी नहीं एक्सेप्ट करें. लाइक आई एम डूइंग दिस फॉर यू राइट नाउ एंड टेलिंग यू कि लिसन दिस वर्क्स, दिस डजंट वर्क. और वो कह आखिर में कहते नहीं सर क्लाइंट को खुश करें आगे जाएँ, क्लाइंट को खुश करें आगे जाएँ. आखिर में क्लाइंट खुश नहीं अभी हो जाएगा, 2 महीने बाद जब रिपोर्ट बनेगी क्लाइंट नहीं खुश होगा. यही होता है. और मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी बार, सैकड़ों मरतबा ऐसा हुआ है कि मैंने क्लाइंट को बताया कि जी मुजम्मिल ये कह रहे हैं और मुजम्मिल की बात में ये ठीक है और ये गलत है, और इतना हमें इस तरीके से करना चाहिए. तो मुझे आगे से जवाब मिलेगा कि आपसे हो नहीं पा रहा तो कॉन्फ्रेंस कॉल करवाएं ताकि मैं खुद समझा दूँ. So I mean, it's not as if like I can't convey your message, right? इतना तो आता है अल्हम्दुलिल्लाह. वरना यहाँ बैठे नहीं होते कि अगर हम यहाँ की बात वहाँ आगे नहीं पहुँचा सकते. लेकिन मैं आपको एक I'm trying to give you an expert opinion, right? I'm trying to tell you कि आपके हक में क्या है, उसके हक में क्या है, you know, और ये पूरा वैल्यू एक्सचेंज जो हो रहा है सबसे बेहतर तरीके से कैसे हो सकता है. तो उनका ये कि नहीं, जो हमें चाहिए आपका काम है कि आप हमें वो ला के दें. राइट. तो फिर मैं अच्छा, ये बड़ी दफ़ा मेरे साथ हुआ है ये कि क्लाइंट जाएगा, मैं एजेंसी को बताऊंगा, एजेंसी कहेगी कि बताएगी, तो क्लियरली उन्होंने बताने की कोशिश की. एजेंसी वापस आएगी, कहेगी क्लाइंट जो है वो एक कॉन्फ्रेंस कॉल मांग रहा है. क्लाइंट कॉन्फ्रेंस कॉल पे आता है, क्लाइंट आता है आगे कहता है कि अच्छा यार मैं आपको बताता हूँ हमें चाहिए क्या. मैं वो मुझे बताते हैं, फिर मैं उसका रिबटल देता हूँ. मैंने क्या करते हैं, अच्छा हाँ चलें ठीक है आपकी बात से हम कर लेते हैं. तो यार जब दरमियान में एजेंसी ने आपको बोला था तो आपने क्यों ये टाइम ज़ाया किया ना आगे सबका. जी. But that's how it is. But I think, to be very honest, I mean, like yourself, like there are a lot of players now who I do see change. मैं honestly ये नहीं कहूँगा. There are a lot of हो रहा है creators out there जो बस कहते हैं कि सब बकवास है. देखिए मैंने 2010 में काम शुरू किया था. 2013 तक ना कंटेंट इंटीग्रेशन का कोई काम नहीं हो रहा था. आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट जो टेलीनॉर कहते हैं हमने काम करना शुरू किया, क्योंकि ये लोग नया 3G लेकर आए थे. तो सबसे पहला यू नो पीपल हु स्टार्टेड इन्वेस्टिंग ऑन डिजिटल वाज द टेलकोस, एंड वो इस्लामाबाद में थी. तो यू नो वी गॉट द अपॉर्चुनिटी. एंड आई हैव सीन द शिफ्ट. आई हैव सीन के 10 मिनट की फिल्म 50,000 रुपये में. आपको मैं बताऊं, आज जो ये शान का कमर्शियल है ना, जो ये आया था बिरयानी वाला बच्चा बाहर होता है, जी. 2015 में मुझसे डी जूस था उस टाइम के ऊपर. डी जूस था, बिल्कुल था. डी जूस को जाके हमने एक फिल्म बेचने, बात चल रही थी हमारी, वो 1.5 लाख रुपए में
4 डिफरेंट शहरों में शूट था, ठीक है, ओके, 4 डिफरेंट शहरों में शूट था, 6 बंदों का टैलेंट था, वाह, ठीक है, उसमें एक अंकल थे, आंटी थी, कि माँ बाप का वो इमोशनल कनेक्शन था, लड़का था, और एक लाइक टोयोटा गाड़ी के अराउंड था वो बेसिकली, और वो गाड़ी का शोरूम में उसके वो सारा का सारा सब 1.5 लाख रुपए में था, और हम खुश थे। हम अपनी गाड़ी में बैठ के जाते, हमने वजीराबाद में जाके शूट करना था, हम खुश थे कि 1.5 लाख मिल जाएगा। सो आई हैव सीन दिस शिफ्ट। आज वही चीज़ जो है वो 30-35 की तो मिनिमम बिकेगी। True. So that I feel like there has been certain upbringing. I think जब result generate होना शुरू हुआ है, I think it's a lot more data driven now. A lot more. Everything is relative. Yeah. Everything is relative. A lot more. मेरा अभी तक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो यही है कि unfortunately कि the lack of data driven की वजह से a lot of clowns are getting paid just for likes when there is no conversion. So absolutely. But I think मैं ये कह रहा हूँ, मैं ना हमेशा चीज़ों को देखता हूँ, मेरा background data analytics का है. So I see things on a quarterly report in my mind. बिल्कुल, ठीक है, कि यार लास्ट क्वार्टर में क्या हो रहा था और इस क्वार्टर में अपग्रेड हुआ है या डाउनग्रेड हुआ है, और उसकी बेसिस के ऊपर मैं अपना ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट लेवल निकालता हूँ. लॉट ऑफ पीपल आर जस्ट लाइक इफ दे हैव दिस यूटोपियन, वो जब तक वहाँ पर नहीं होते वो सिनिकल रहते हैं. आई फाइंड दैट there's a big conflict between me and a lot of other creators in the industry as well. वो भी जो ना इसके होते हैं कि वो they're much more cynical, but I am much more optimist उस sense में. In your experience, from so the last place that you talked about was Spectrum. Yeah. And that was 18. That was this is 15. But हम Echo पे थे 2018. Absolutely. Yeah. So Echo के experience के ऊपर, and that was primarily digital, right? Yeah, that was purely digital. Yeah. How have you seen the space evolve in the past 5 years? So evolution बिल्कुल आई है, and I agree with what you're saying. आपने ये बहुत अच्छा point raise किया कि valuation जो हो रही है अब थोड़ी सी शायद it's more towards मुनासिब than it was back at that time. जब वो बिल्कुल relatively अभी भी मतलब I think a lot of creators are underpaid. A lot of them are overpaid. A lot of them are paid when they shouldn't even be paid. वो लोग हैं जो बायो में लिखते हैं influencer. DM for collaboration. ठीक है, तो मतलब वैल्यूएशन बढ़ गई है कि there's no doubt, right? अब कोई डाउट नहीं है कि ये चैनल ज़रूरी है. इसमें हमारे ब्रांड के लिए वैल्यू है, हमारे कंज्यूमर्स के लिए वैल्यू है, लेकिन करने का जो तरीका है वो आगे नहीं बढ़ा. That's what I'm saying. अभी आप जो डेटा की बात कर रहे हैं, so this has been my soapbox for God 7 years, 6 years at least. जो कंसल्टिंग वाली भी जो मैं बात कर रहा था उस पर भी पूरा एक हमारा पिलर सिर्फ यही था कि हम जाके लोगों को एनालिटिक्स समझाएंगे. क्योंकि मेरी मासूम ज़रा सोच ज़रा सुने कि मेरे ख्याल में ना इनको किसी ने एक्चुअली बताया नहीं है. हाँ, मुझे भी यही लगता है. अगर मैं जाके बताऊंगा तो वो खुश होंगे. ठीक है, I'll go and tell them for free. ठीक है, कि बस आप मेरे साथ 1 घंटा बैठे, आपको एनालिटिक्स की वर्कशॉप देता हूँ कि इस वक्त आज की तारीख में क्या क्या अवेलेबल है, आप हैरान हो जाएंगे. और देन यू कैन मेक बेटर बिजनेस डिसीजंस. लेकिन नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है. हम कल भी कैलकुलेटर पे काम करते थे, हम आज भी कैलकुलेटर पे काम करते हैं. वो ये हिसाब है कि उनको सब पता है कि क्या अवेलेबल है क्या नहीं है, लेकिन रियलिटी ये है कि वहाँ पे भी जो ब्रांड मैनेजर बैठा हुआ है इन मोस्ट केसेस वो भी नौकरी कर रहा है. उसको वो चाहिए जिससे वो खुद खुश है, या और वो जो चीज़ जो वो आगे अपने बॉस को बेच सकता है. कि देखिए जी, हमने अली गुलपीर से वीडियो बनवाई है. अच्छा, ये आपने इतनी कोई कमाल की चीज़ आइडेंटिफाई की है ना, जो मैंने क्लाइंट साइड पे देखा है. ऑनेस्टली 13 से हमने काम शुरू किया कमर्शियली, 8 साल हो गए, और ये आज तक ये मसला है. आज तक है. ब्रांड मैनेजर बंदे हायर करता है बेस्ड ऑन उसकी न्यूज़ फीड पे कौन आता है जी. उसको इससे 2 रुपये का गर्ज नहीं है जी कि प्रोडक्ट कौन बेहतर बेचेगा. बिल्कुल नहीं है. क्या कन्वर्जन किस चीज़ से बेहतर आएगी, वो इस चीज़ पे आएगा एग्जैक्टली इसके ऊपर कि बॉस, वो जो आपको क्रिएटर पसंद था ना, या आपकी बेटी को वो क्रिएटर जो पसंद था, वो हमारी कैंपेन में बैठा हुआ है. मेरे साथ यहाँ तक हो चुका है कि लोग मुझे कह चुके हैं बोर्ड रूम मीटिंग्स में कि यार मैं भी इसके खिलाफ हूँ, लेकिन मेरे ऊपर मैनेजर है, उसको ये फला पसंद है, कैन यू प्लीज़ टॉक टू देम एंड गेट द रेट एंड ब्ला ब्ला एंड इंक्लूड देम. और मैंने इंक्लूड कर लिया, और उसकी वजह से कैंपेन का जो बजट था वो एक्सीड हो गया है. जिस पे मुझे रेड लाइन दी हुई थी कि सैफ कुछ भी करके ये बजट 1 रुपया और नहीं है, लेकिन उसके लिए 2 लाख रुपये और निकल आए. हाँ, ठीक है, सही है. एंड आई फील लाइक वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स व्हाई टिकटॉक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वाजंट मोनेटाइज्ड वाज अगेन दैट सॉर्ट ऑफ elite capture that we had within the situation, where we saw this entire space as this sort of icky, cringy, oh my god, these poor people types. I mean, they're so poor they can't sell products. बेचारे. Sort of.
when in actuality this was, I mean, for me, the one of the biggest power for TikTok is Instagram के ऊपर ना मैं competing so let me explain. Construct thoughts, let's explain. Instagram के ऊपर जो कंज्यूमर बैठा हुआ है ना, कंज्यूमर मार्केट में बहुत अरसे से, ठीक है, वो अपना पैसा कहीं और लगा सकता है, वो एडवर्टाइजिंग देके शायद आपके ब्रांड पे लगा दे, ठीक है. टिकटॉक के ऊपर जो कंज्यूमर आ रहा है ना, वो पहली दफा कंज्यूमर मार्केट में घुस रहा है जी, एंड सो दैट एक्चुअली इंक्रीजेस द पाई रादर देन कंपीटिंग इन अ वेरी स्मॉल पाई. Agreed. एंड मुझे जो टिकटॉक और टिकटॉक की ऑडियंस की खूबसूरती नजर आ रही है वो ये आ रही है कि टिकटॉक पहली दफा पाकिस्तान में मिडिल क्लास बनाने लगा है, बहुत बड़ी मिडिल क्लास बनाने लगा है. बिल्कुल. ये वो लोग हैं जिनको कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि यार चीज़ें खरीदी भी जाती हैं. उनको कॉन्सेप्ट हो रहा है कि यार जीन्स ऐसी पहननी चाहिए, ये ऐसा करना चाहिए, वो ऐसा करना चाहिए, एंड नाउ दे आर गोइंग टू गो अबव एंड बियॉन्ड. अगर वो अपने गांव में बैठे हुए और बकरियों को चढ़ा रहे हैं ना, तो अब वो लड़का ख्वाब देख रहा है कि यार मैं शहर जाता हूँ, मैं शहर जाके कोई क्लर्क की जॉब उठाता हूँ ताकि मुझे पैसे मिलें, ताकि वो, एंड दैट सॉर्ट ऑफ अ रूरल वर्सेस अर्बन, दैट नॉन कंज्यूमरिस्ट वर्सेस कंज्यूमरिस्ट. इसके ऊपर 10 लोग आके मुझे बात कर सकते हैं कि बड़ी गलत है, वो जो आजकल वो जरा कॉमी टाइप लोग हैं वो आगे कर सकते हैं गलत चीज़ है, बट इनहेरेंटली इकोनॉमिक पहिया जो चलना है ना, वो तो इस निज़ाम में उसी तरह चलेगा जब कंज्यूमर आएगा. ऐसे ही, एंड दिस इज हाउ इट्स हैपेंड इन इंडिया, दिस इज हाउ डेवलपिंग इकोनॉमीज वर्क. एब्सोल्युटली. एंड सो फॉर मी टिकटॉक इज एन इनक्रेडिबली पावरफुल मीडियम जो कि अनफॉर्चुनेटली हम उसको सीरियसली लेते ही नहीं है. व्हाट्स योर एक्सपीरियंस बीन ऑन दैट? सो वी आर स्किपिंग अहेड हियर, बट आई वर्कड एट जैक ऑफ डिजिटल फॉर अ शॉर्ट स्टिंट. You didn't mention that. जी, देखिए आपके बैकग्राउंड, आपके रिसर्चर्स यार लेवल. तो नहीं, मैं इम्पैक्ट गया था एको के बाद, वो एक्टिवेशन एजेंसी थी, वहाँ से निकल के जस्ट रिसेंटली इन दिसंबर आई जॉइन जैक ऑफ डिजिटल, क्योंकि 2020 में मैंने टिकटॉक के साथ बहुत काम भी किया था, एज आई मेंशन टू यू, राइट. आई पुल्ड ऑफ सम रियली बिग कैंपेन्स एंड kudos to the brand teams in that case because they were willing to take those risks. They were understanding our argument कि भाई टिकटॉक वो प्लेटफॉर्म है जिसने कंटेंट को डेमोक्रेटाइज किया है पहली बार पाकिस्तान में, फॉर whatever reason, कि शायद इस वजह से कि उसमें अकाउंट बनाना ज़रूरी नहीं है या उर्दू इंटरफेस था पहले दिन से, आई डोंट नो, लेकिन वीडियो बनाने का जो शऊर था वो अब इतना कॉमन हो गया है, राइट, कि बच्चा रिक्शा ड्राइवर, एवरीवन, पीपल वी डिड नॉट प्रीवियसली सी ऑन दीस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, और एज मच क्वांटिटी, इतनी अक्सरियत में पहले कहीं नहीं थे, राइट. 100%. दूसरी बात, इतनी तेज़ी में जो ग्रोथ आई है, राइट, ये लोग कहाँ से आए? ये अगेन आपके बाकी सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स उठा के देख लें, फेसबुक के आज कोई 40 मिलियन यूज़र हैं तकरीबन, राइट. टिकटॉक ऑलरेडी है 27 मिलियन, राइट. बहुत मैसिव यूज़र बेस है, और ज़्यादातर जो डिजिटल में पैसा आता है, ये टेलकोज, ये FMCG, यही तो आपके कंज्यूमर्स हैं, यही तो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट कंज्यूमर बेस है, और यही क्लाइंट्स है जो रो रहे होते हैं कि यार सेमी अर्बन में रीच ले आएँ, रूरल में रीच ले आएँ. सर है ये रहा. सर मैं आपको बताऊँ, ये मैंने पहले भी एक बार पॉडकास्ट में जिक्र किया था. मेरे पास एक इस्लामाबाद में डेवलपमेंट सेक्टर का बड़ा काम होता है. जी बिल्कुल. ठीक है, डेवलपमेंट सेक्टर किसको रीच आउट करेगी? इन्हीं लोगों को, पढ़े लिखों को तो नहीं करेगी. ठीक है, मुझे एक कैंपेन आई, उन्होंने कहा कि जी हमें रूरल चाहिए. ठीक है, मैंने कहा ठीक है सर, टिकटॉक को ले आए. नहीं टिकटॉक तो नहीं, इंस्टा पे ले आए. अच्छा, मैंने कहा ठीक है, टिकटॉकर्स ऑन इंस्टा को ले आए. ओके, गुड आइडिया. नहीं वो सारे वो होने चाहिए जो अंग्रेज़ी बोलने वाले होने चाहिए जी, प्राइवेट स्कूल वाले होने चाहिए. उनकी वो टिक मार्क्स इतने लंबे थे जी कि उन लोगों में से एक बंदा भी उनके फॉलोअर में ऐसा होता ना जो कि आपका टारगेट है जी, तो मैं मान लेता. मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, वो कैंपेन हुई तमाम उन्हीं लोगों के साथ हुई जिन लोगों के साथ जिसकी ऑडियंस को 2 रुपए का कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बिल्कुल. क्यों? क्योंकि गोरे को तो टिकटॉकर वैसे ही नहीं समझ आना था. ऐसा ही है. ठीक है, वो पीछे गोरे का पैसा लगा. मैं वही कहने वाला था कि ये डोनर रिलेशन कैंपेन थी, ये एक्चुअल अवेयरनेस कैंपेन थी नहीं. एग्जैक्टली. एंड मेरे एक्सपीरियंस में ना 90% अनफॉर्चुनेटली कैंपेन्स पर्टिकुलरली डेवलपमेंट सेक्टर में वो ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही रिपोर्ट बनाने के लिए होती है कि जी हमने वो कर लिया. और मुझे उसके ऊपर होता है कि यार दुख होता है कि आपके पास एक चीज़ सामने, हम बड़ी बातें करते थे. मेरा कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड है, टेक का मुझे बड़ा शौक है. 2012-13 में मेरी एक टेड टॉक पड़ी हुई है. आज अभी ना मेरी पॉडकास्ट के बाद लोगों को डिस्कवर करना शुरू किया है. ओके, नाइस. इट टॉक्स अबाउट हाउ सोशल मीडिया कैन बी यूज्ड, एंड दिस वाज 2013. Wow, amazing. You know, कि how social media can be used to fundamentally change how we we see the society. And I look at that today and I'm just like, yeah, what naiveties. I mean, I do agree with a lot of things in that, but obviously इसमें बहुत चीज़ें अपग्रेड हो चुकी हैं because हम तो इतने खुश थे कि यार टेक्नोलॉजी आएगी और दुनिया बदल जाएगी. But honestly, people don't really give a shit. Things don't work as in such a sort of hunky-dory way as we believe. But yeah, so before the Jack of Digital,
the campaign, I don't want to name the brand, but the campaigns that you did and you saw the results. Yeah. What were they like? What was that experience like? तो अच्छा, उस कैंपेन में बड़ी फिट चीज़ ये थी कि काफ़ी बड़ी कैंपेन थी, लॉन्च कैंपेन थी. About 70%, 80% of the budget was on Insta, and a huge litany of influencers, and 20-30% was on TikTok. Because वो तो मेरा एक्सपेरिमेंट था ना, वो तो मेरी पर्सनल जंग थी कि नहीं आप करके देखें, और मैं आपको खुद बता रहा हूँ, मैं अपना नाम आपको दांव पे लगा बता रहा हूँ, without having any experience with TikTok. मैं सिर्फ एज अ रिसर्चर, एज अ मार्केटर उसको देख रहा था. अब मैं देख रहा हूँ कि यार फला बंदे के, फला क्रिएटर के 4 मिलियन फॉलोअर है, हर वीडियो पे 2 मिलियन व्यूज हैं. तो 50% रीच अगर आ रही थी, ये कैसे, ये तो मतलब कोई गेम चल रहा है. ठीक है. और वहीं से मुझे समझ में आया कि अगर ब्रांड्स को ये समझ आ गया कि ये जो हो रहा है, क्योंकि वो तो बिकते ही इसमें, they only care about vanity metrics, right? Yeah. So we'll show them vanity metrics out the wazoo, right? Like 50% reach, 60% reach. तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ये थोड़े से पैसे ले लें और आप करके जो आप कर रहे हैं आप कर लें, आप शौक पूरा कर लें. और हुआ ये कि in terms of ROI, again on the vanity metrics, TikTok performed about 200% higher than Instagram. Right. तो of course फिर they were left like mouth gaping wide open कि ये क्या, कैसे हो गया. और फिर वो पूछे learnings पता है कि ये आपने, like we didn't do anything differently. TikTok के क्रिएटर्स को हमने वही ब्रीफ दी. फर्क ये था कि हमने उनको कहा कि आप अपने तरीके से बनाएं, जो आप करते हैं, you know your audience and what not, right? And again, brand team in this case was a good one, a strong one. उन्होंने वो क्रिएटिव फ्रीडम इवन इंस्टा साइड पे भी दिया हुआ था. राइट. तो टिकटॉक वालों ने किया जो वो करते हैं कि वो मैडम चलती भी आ रही हैं, कुर्सी पर ड्रेस पड़ा हुआ है, कुर्सी पे बैठी हैं, ड्रेस चढ़ गया, और फिर इस टाइप की चीज़ें. तो द ब्रांड टीम hated the content but couldn't deny the results. Yeah. Right? And on the heels of that one, the same advertiser gave us another campaign. On the heels of that one, the same advertiser gave us another one. तो उसके बाद भी बहुत सारा काम किया है. तो definitely वो, the reach on the platform is insane. The engagement levels are insane. We've also seen, क्योंकि मैं मीडिया के भी उस पर चैनल पे काम कर चुका हूँ, टिकटॉक का मीडिया पे. We've seen that engagement from female users especially is a lot higher than it is on other platforms. It's almost at 50%. So the business case, is, it makes itself. Right. ठीक है. आपके सामने मैंने सिर्फ डेटा पॉइंट्स रखनी है, और अगर आपका कोई आधा दिमाग भी चल रहा है, आप बोलेंगे यार इस पे पैसे लगाना है, especially for the mass brands. ठीक है. अब आप Sapphire हैं, नहीं जाएंगे आप, ऑब्वियसली ब्रांड देखें, कंज्यूमर के हिसाब से देखें ना, एससीसी कहाँ पे एग्जिस्ट करती है. जो मैस ब्रांड्स हैं, जो FMCG है, जो टेल्को है, बैंकिंग है, जो क्रिकेट के दौरान जो लगाता है ना पैसा, जो भी PSL में करता है. और हमारी उनसे यही पिच होती थी. PSL जब हो रहा था, मैं वहीं काम कर रहा था, हम हर एडवर्टाइजर को फोन करते थे कि सर हमने देखा है PSL में आपका ऐड चल रहा है, लेकिन हम टिकटॉक नहीं लगाया, खैरियत. ओके, टिकटॉक यार वही ड्रामा ना कि मुझे पसंद नहीं है, मुझे घिन आती है, मेरे दोस्त यार नहीं देखते, मेरे कॉलीग्स नहीं देखते, और मोर इम्पोर्टेंटली मेरा बॉस नहीं देखता. तो मैं करके भी क्या करूँगा. हम कहते थे कि यार बिजनेस रिजल्ट यार. तो वही बात है. you're right that it's a huge tool for potential social change. टिकटॉक वालों ने खुद भी अभी कोविड-19 की कैंपेन चला रहे थे बैन होने से पहले, माशाल्लाह. ठीक है. तो जब वो पहली बार बैन हुआ था, आई थिंक September or October of last year, I wrote an article about it from the business lens, from the marketing lens, कि मुझ जैसे अभी 2-4-5 लोग हैं पूरे मुल्क में जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, टिंकर कर रहे हैं, और मेरे क्लाइंट जैसे भी कोई 4-5 क्लाइंट हैं जो कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. और ये बहुत मेजर प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान के लिए. पाकिस्तान की एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के लिए ये एक बहुत मेजर प्लेटफॉर्म बन सकता है. लेकिन ये जो आप लोग कर रहे हैं, जो अंडर करिंग ऑल दीज एफर्ट्स, राइट. उस ज़माने भी मैं क्रिएटर्स से बात कर रहा होता था और उनका बुरा हाल होता था कि ये अब हमारे लिए एक रोज़ी का चैनल बन गया है, और रातों रात बंद हो गया. We don't know what to do. चलो अब तो alternatives भी हैं उनके लिए, लेकिन ये एक massive problem है. And why is this happening? This indecent content crap. I mean, TikTok is banned, but then Snack Video is up and Bigo Live is up, and it's उसका कोई solution arbitrary. हाँ, उसका कोई है नहीं कि आप ये कर लें कि यार, I mean, एक जगह रोकेंगे दूसरी जगह पर आएगा. You have to figure your shit out. ऐसा ही. No, it's arbitrary, and there's these random lines that are drawn, and what's amazing is then the establishment that's executing all of this will continue to just move the goalposts randomly. कि नहीं पहले हमने वो कहा था, लेकिन अब हमारा ये मूड है, हम ये करेंगे. पिछला जो बैन हुआ है, टिकटॉक की टीम को नोटिफिकेशन भी नहीं मिला कि ये क्यों हुआ है और कब हुआ है. वो तो बस नजर आया कि खुल नहीं रहा. हाँ, ये लास्ट वाला तो लिटरली ऐसे ही था. और उसके 2 दिन बाद मैं खुद आई वाज वेरी शॉक्ड कि ये मुझे माय सिस्टर इन लॉ टोल्ड मी कि यार टिकटॉक रीजन हुआ है. आई वाज लाइक नहीं, खुल गया हुआ है, मेरी बात हुई है, सारा कुछ है.
2 दिन लगे हैं बिफोर एक्चुअली कोई न्यूज़ पीस आया है कहीं पर कि यार टिकटॉक हैज़ बीन बैंड, या और वो ऐसा ही था. या नो बट द टिकटॉक गाइस, अब क्योंकि मेरा उनसे रब्ता भी रहता है, हाँ. दे हैड नो आइडिया देमसेल्व्स. और फिर पीटीए से बाद में नोटिफिकेशन आया कि हाँ जी हम तो ये सोच रहे थे, फिर हमें ये लगा, हमने ठीक है. तो that's just, and that's how it's gonna be. And you know, and this is again, ये तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का ये भी एक मतलब फेज, everyone has to go through this. YouTube का आप देख लें, Yeah. ये जो आप क्रिएटर्स की जो आप बात कर रहे हैं, कंटेंट की आप बात कर रहे हैं, there are so many good creators like you that have been in this game for so long, लेकिन आपके पास कोई प्लेटफॉर्म था ही नहीं. या आपको पता है पहली वीडियो जो आई थी यूट्यूब पे आई थी, पहली वीडियो ज़िंदगी की, उस वीडियो के 7 दिन बाद यूट्यूब बैन हुआ था. वाओ. और उससे, उस पहली वीडियो से, जो ज़माने में मेरा फेसबुक के ऊपर कोई तरह के फॉलोअर्स वगैरह नहीं थे, पहली वीडियो मेरी ग्लोबली वायरल हुई. वाह. ओके. यूट्यूब ऑफिशियल का 65 मिलियन का फेसबुक पेज था उस ज़माने, फेसबुक का वीडियो प्लेटफॉर्म नहीं था. उन्होंने शेयर की, नाइस. गार्डियन ने फीचर किया, CBS न्यूज़ ने फीचर किया, गुड मॉर्निंग अमेरिका ने फीचर किया, और 7 दिन बाद यूट्यूब बैन हो गया. आप सोचें अगर वो 7 दिन बाद ना हुआ होता जी, फिर क्या से क्या होता, तो क्या से क्या होता. हम, और मेरे पास इतना ज़्यादा इंटरनेशनल मीडिया आया था कि आई कुड हैव बीन क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग कंटेंट दैट कुड हैव कनेक्टेड पाकिस्तान एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. A lot of times हम बैठते हैं, हम कहते हैं, you know, look at Bollywood, they're doing such a great job at exporting Pakistan and exporting India and Indian culture. Even with Slumdog Millionaire, they create a poverty fetish where people want to love, would love to come to India to experience the poverty. बिल्कुल. Content is very very powerful if you utilize it for what it is. Of course. YouTube का तो हमने डायरेक्ट देखा. हमारे साथ हम स्टार्ट हुए थे, you know, it was me and a couple of my friends, we started doing content on Facebook, on YouTube, and उसी के साथ साथ The Viral Fever and a couple of these guys started in India. You know, आज मैं बैठा ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ, कोई 2 रुपये का पैसा नहीं मिलता, वो इजी पैसा पे लोग 30-35 रुपया भेज देते हैं, यहाँ पे अपीयर होता है. वायरल फीवर जो है $15-20 मिलियन की कंपनी, and it's huge, and the content is so good. और उनकी पूरी जर्नी अगर आप देखें, मैच्योरिटी कितनी आई है कंटेंट में, अमेजिंग. क्योंकि उन्होंने पहले यूट्यूब पे बनाया, वहाँ से ग्रो किए, नेटफ्लिक्स पे आए, नेटफ्लिक्स के बाद अब वो जो है अमेज़न प्राइम और गॉड ऑलमोस्ट कहाँ जा रहे हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी वहाँ पर थी. एक बात आपने बोली थी, आई वांट टू ब्रिंग यू बैक टू दैट. यू टॉक्ड अबाउट कंटेंट के हमें पसंद नहीं आ रहा और समथिंग लाइक दैट. बेसिकली, बल्कि रादर मैं थोड़ा सा सवाल चेंज करता हूँ. श्योर. एज अ क्रिएटर वी गेट अ लॉट ऑफ ब्रीफ्स, वी गेट अ लॉट ऑफ कि यार ठीक है आप ये कर दें, वो कर दें. एक टाइम था जब कंटेंट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंटेंट जो था ना, वो बहुत ईजिली डिवाइडेड होता था. आइदर इट वाज अ ब्रांड अफिनिटी कंटेंट और इट वाज सेल्स ड्रिवन कंटेंट. ट्रू. राइट. सो आइदर आप ये करोगे कि आप किसी तरीके से कंज्यूमर तक पहुंचा दोगे कि ये ब्रांड और ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करती है, और फिर ब्रांड के दूसरे चैनल्स हैं जिसके थ्रू वो कन्वर्जन लेकर आएंगे. एग्जैक्टली. या फिर आप करोगे, आप स्टोरीज में जाओगे, आप स्वाइप अप करोगे और आप कहोगे यार जाओ, सेल इज लाइव, यू नो, मुजम्मिल 20 इस्तेमाल करो और प्रोडक्ट बेचो, और यू नो उस तरह से. अच्छा, इसमें भी जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का जो चैनल था ना, वो एक सेपरेट, वाज कंसिडर्ड ए सेपरेट चैनल. ट्रू. दैट वाज एन एड ऑन टू द कोर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. ट्रू. ठीक है. और हम बड़ा लड़ते थे इस बात के ऊपर कि यार आप हमें ना बहुत ज़्यादा हल्का लेते हो और हमें आप सीरियसली लो. अच्छा, सीरियसली लेने का उसका नुकसान क्या हुआ? अब क्लाइंट की ब्रीफ आती है और वो आके हमसे DVCs बनवाती है. अब इट्स नोट. तो आपने जो वो वाली बात बोली थी कि हमने टिकटॉकर्स को टिकटॉक के, और उन्होंने कहा अपना कंटेंट एज इट इज़ बनाओ जी. ये काम अनफॉर्चुनेटली हमारे इंस्टा पे या हमारे यूट्यूब पे होना ख़त्म हो गया है. क्लाइंट आता है और क्लाइंट आके कहता है कि एक ब्रीफ भेजता है इतनी बड़ी, जिसके अंदर वो आपको लिटरली हर चीज, वो शर्ट कौन से कलर की होगी, सर ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में ये नहीं होता था. ऐसा ही है. ये TVC का प्रॉब्लम था. 1.5 करोड़ रुपए का TVC. मजे की बात ये कि ये वो लोग हैं जो उन्होंने पहले ये TVC में शुरू किया. TVC के बाद जब DVC का कॉन्सेप्ट निकला, तो हम तो इंडस्ट्री में मजाक ये करते थे कि DVC स्टैंड्स फॉर डिस्काउंट वीडियो कमर्शियल, क्योंकि वो उतनी ही प्रोडक्शन क्वालिटी चाहते थे जो पहले करोड़ रुपए में आ रही थी 20 लाख रुपए में. 20 लाख, ठीक है. और अब क्योंकि आप लोग आ गए हो, कहेंगे 2 लाख रुपए में. अब सर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ. मैंने पिछले दिनों एक स्टोरी की, अच्छा बड़ा ब्रांड था, उस स्टोरी का जो कॉस्ट थी ना रफली समझ लें वो 35,000 रुपये थी. ठीक है. 35,000 रुपये की स्टोरी, उसमें उन्होंने कहा यार एक प्रोडक्ट है उसको अनबॉक्स कर दें. सही है. ठीक है, सिंपल इनफ. मैंने अनबॉक्स कर दी. मेरा ऊपर का घर है, लाइक जो मेरा घर है उसके अंदर मैंने बेसिकली एक स्पेस पूरी रेनोवेट की हुई है, तो अब मैंने उसको एक अपार्टमेंट की तरह तशकील दिया है. विद इन अ हाउस हमने अपना एक यूनिट बनाया हुआ है. नाइस. और उस 1.5 साल हुआ है, बड़ा अच्छा खूबसूरत घर है. मेरा बच्चा भी हुआ रिसेंटली, तो मैंने उसमें जो है वो उसके टॉयज़ वगैरह पड़े हैं पीछे. मैंने जो प्रोडक्ट है मैंने उसको अनबॉक्स कर दिया, क्लाइंट को भेजा, क्लाइंट ने वापस भेजा. उन्होंने कहा कि यार ये तो बहुत बुरा लग रहा है. मैंने कहा अच्छा मुझे बताएं क्या मैं इसमें बेहतर कर सकता हूँ, बिकॉज कैमरा सीधा है जी, टेबल एक लकड़ी की अच्छी खूबसूरत टेबल है, नई खरीदी हुई, कॉफ़ी टेबल है, सेंटर पीस.
उसके बाद प्रोडक्ट पड़ी हुई है और प्रोडक्ट को मैंने खोला, मैंने पूरी प्रोडक्ट दिखा दी है। उन्होंने कहा नहीं, उनसे कहें कि अपने आर्ट डायरेक्टर को बोलें। सर भाई मजाक नहीं कर रहा। This goes without saying that I do have an art director, I do have a producer, I do have a director, but imagine a client saying this for a 35,000 rupees की प्रोडक्ट, कि अपने आर्ट डायरेक्टर को बोलें कि उस पूरी लोकेशन को बेहतर तरीके से मैनेज करके उसकी आर्ट डायरेक्शन बेहतर करें। बिल्कुल सही है, ठीक है। अब मैं तो इन्वेस्ट कर रहा हूँ इस वक्त पूरी टीम में, बिकॉज मैं ये सोच रहा हूँ कि 5 साल बाद क्या होगा। जी ठीक है, मैं ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ कि क्लाइंट जो है वो आर्ट डायरेक्टर मांगेगा। जी बट सर फिर प्राइस भी तो बढ़ाओ ना। मेरी तो वारा ही नहीं खा रहा। मेरी तो कॉस्ट ऑफ रनिंग अ वेरी स्मॉल, जो मेरी सिर्फ मीडिया की टीम रनिंग की कॉस्ट है वो मेरी 7.5 लाख रुपया पर मंथ है। आई बिलीव इट। आप जो मुझे दे रहे हो टोटल अमाउंट ऑफ प्रोजेक्ट्स, दैट इज करंटली लेस देन व्हाट आई हैव टू स्पेंड। सो वेयर डू यू थिंक विल दैट इवॉल्व इनटू, एंड डू यू थिंक दिस विल, मतलब मेरी जो बेट मैंने ली है वो ये ली है कि यार क्लाइंट की एपेटाइट जब बढ़ेगी ना तो वो फिर स्पेंड भी उस हिसाब से बढ़ाएगा। व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन? इस पे अब ये भी अगेन कह सकते हैं कि आई एम मे बी अगेन फॉलोइंग इनटू दैट सेम आइडियलिस्टिक ट्रैप। अभी जिस तरीके से आप कर रहे हैं, जो मुझे समझ में आया, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, या कि आप फिलहाल टीम पे, कंटेंट पे, अपनी ब्रांड पे, पर्सनल ब्रांड पे, शो, आपके शोज़ की ब्रांड पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड यू वांट टू बिल्ड एन ऑडियंस, यू वांट टू बिल्ड अ कम्युनिटी एंड देन मोनेटाइज दिस लेटर ऑन। क्योंकि अभी यहाँ पे कोई ब्रांड का मग नहीं पड़ा हुआ, बिल्कुल ऐसे ही, जो बड़े आसानी से हो सकता था। ठीक है, यहाँ पे कोई एक फ़ोन पड़ा हो सकता था, लोगो इन क्लियर व्यू, जो नहीं पड़ा हुआ। और नॉट लाइक हमें ऑफर्स नहीं आई, बट हमारा पॉइंट ये है कि हमारे ब्रांड इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कल को मैं उससे बड़ा अक्सा चुका हूँ कि क्लाइंट मुझे इंस्टा के लिए कॉल करेगा और कहेगा यार आप तो बस हो, तो आप ये कर दो और वो कर दो। आई वांट कि यार जब तो बस हो, आप तो बस हो ना। लाइक व्हेन आई हैव लाइक कि पाकिस्तान का नंबर 1 शो टाइप, जी, और मैं उस पर कहूँ कि सर ये है, ये मेरा क्लाइंट, ये मेरा कंज्यूमर है, ये वो मांगता है, मेरे काम पे कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर आपको कुछ करवाना है करवा लें। जी राइट। वो जो मैं बड़ा तंग आ चुका हूँ कि जहाँ पर मेरे काम पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है, मेरा कंज्यूमर भी मुझे गालें देता है। जी, क्लाइंट मुझे रो कर बमुश्किल पैसे देता है, 90 दिन का प्रॉमिस करके 180 दिन बाद। एग्जैक्टली। और आखिर में इट्स अ जीरो सम गेम वेयर नोबडी विंस। Precisely, and I think what you guys are doing, अभी हम पहले काजी की बात कर रहे थे, same scenario where you know he's in a smaller phase than you are right now, but he's also not got any branding on his show, which he could very easily have as well. आप लोग कंटेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड आई थिंक दिस विल बी द सीक्रेट सॉस, कि जब आज आप 80,000 90,000 सब्सक्राइबर पे बैठे हैं, जब ये 5 लाख पे होगा, जो कि बहुत कम वक्त में हो ही जाएगा, then these people will come to you and they will bend over backwards to your will. I believe it, right? They will say that look, we need to be a part of this platform, right? Because ये तो अब बहुत ही बड़ा हो गया है, और अगर हम नहीं हैं तो फिर हम we're the ones losing out, right? तो मुजम्मिल भाई आप बताएं कि किस तरीके से करना है। आप ज़रा अपनी ब्रीफ समझाएं कि देखें ये मेरा क्रिएटिव आउटलुक है, ये मेरा सेट ऐसे होता है, यहाँ पे मैंने ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटीज़ निकाली हुई हैं कि ये मग हो सकता है, ये फलाना प्रॉप हो सकता है, इतना मैं आपको साउंड बाइट दे सकता हूँ, 20 सेकंड का, 25 सेकंड का कभी नहीं होगा, राइट? एंड देन यू कैन डिफाइन दोज लिमिट्स। क्योंकि अभी आजकल यही है, अभी हम कुछ देर पहले आपके प्रोड्यूसर के साथ में एक बहुत बड़े क्रिएटर का प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहा था, एंड हाउ ही कंप्लीटली सोल्ड हिमसेल्फ फॉर 6-7 लाख रुपए, और इतना ज़्यादा कि उस केस में अनफॉर्चुनेटली मुझे टिपिकल अकाउंट मैनेजर बनना पड़ गया, क्योंकि मेरे हाथ से बाहर निकल चुकी थी कहानी। मेरे ऊपर भी एक बॉस है जिसको मुझे जवाब देना है, और सेठ ने कहा कि नहीं, जो क्लाइंट कह रहा है उसको वो करके दो। और वो बेचारा क्रिएटर, उसने जो वीडियो बनाई है वो आज तक उसके प्रोफाइल पे लगी हुई है, और मुझे तरस आता है कि उसने अपने ब्रांड को इतनी बड़ी ठेस पहुंचाई है ये करके, इतना नुकसान करवाया अपने ब्रांड का, जस्ट फॉर दैट वन कमर्शियल रिटर्न। 6-7 लाख रुपए क्या है in the long run of this thing you're doing, and this is what he does full time. This is what he's one of the oldest guys in the industry, तो that's the problem, right? And लोग जब जो आपके जो बड़े हैं, जो आपके सीनियर्स हैं इस इंडस्ट्री में, अगर वो भी ये लिमिट्स डिफाइन नहीं कर रहे, तो देन ऑफ कोर्स कोई वो SOP है ही नहीं ना। इसमें मुझ जैसे लोगों की भी थोड़ी सी गलती है। Like मैं आपको बताता हूँ, I was one of the first, my team was one of the first to establish an influencer marketing platform in Pakistan. हमने कोई 5 Digirati, हमने कोई 5-6 हज़ार इन्फ्लुएंसर्स जमा कर लिए थे, छोटे छोटे, और ये बाकायदा वही हैं जो इन्फ्लुएंसर लिख के काम करते हैं, right? Micro influencers, micro. The whole concept was micro and nano at scale, right? The idea there was कि यहाँ पे आप एक मुजम्मिल को बिलफज अगर 5 लाख रुपए देते हैं, आप उन्हीं पैसों में आप 50 लोग लें, ठीक है, और उसमें आपको you get more mentions, you get more unique pieces of content, and in terms of data,
right? Yeah. It's just far more actionable and far more insightful. Right. And you're reaching far more people because Right. 50 लोगों के अब मुजम्मिल के एक ऑडियंस है, right? अब मुजम्मिल के साथ आप कितना अरसा काम कर लेंगे, right? 50 लोगों का ये है कि उनकी अपनी अपनी कम्युनिटीज़ हैं. We can do it in different cities where they have their own little echo chambers, right? And you can Right. tap into micro communities as well, Yeah. right? कि मुल्तान के हमने इन्फ्लुएंसर निकाले हुए हैं, right? और नज़र आ रहा है कमेंट्स में कि वो सराइकी में लगे हुए हैं, वो एक अलग ही दुनिया है, right? इंस्टा पे. एंड माइक्रो में पर्टिकुलरली अगर आप देखें ना, मेरे केस में मोस्ट केसेस में कितना आता है, 5 to 7% एंगेजमेंट आती है ऑन एवरेज तकरीबन. आप माइक्रो पे जाएंगे ना, वो एंगेजमेंट लेवल्स हायर है. Engagement level high है. 12-15%. 15, and often reach will also be higher, Right. right? So again, the business case makes sense. Yep. लेकिन ये करने में हमने इस पूरी चीज़ को कमोडिटाइज कर दिया कि ये मतलब बस चावल बिक रहा है. You know, it's not anything different. It's just pieces of content जिस तरीके से डिज़ाइनर बैठ के आर्टवर्क बनाता है, और See, the thing is, there's not much that goes into it. Yeah, absolutely. See, the thing is, यहाँ पर जो demarcation है ना, मैं बहुत सारे क्लाइंट से बात करता हूँ और उनको ये बेसिक चीज़ नहीं पता जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली थी कि ब्रांड एफिनिटी जी एंड सेल्स. मेरे से इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर सेल्स के लिए कोड दिलवाया जा रहा ये तो है. ये भी कह रहे होते हैं कैप्शन में लिंक लगाए. कैप्शन में लिंक लगवा रहे हैं, कह रहे हैं लगवाएं जी. अब प्रॉब्लम क्या है? नाजरीन, वो लिंक क्लिक नहीं होता. हाँ, वो लिंक क्लिक नहीं होता, पहली बात. दूसरी बात, ये स्टडी कहती है कि इंस्टाग्राम की स्क्रॉल के ऊपर आप कभी भी उसको छोड़कर आप नहीं जाओगे. आप स्टोरी से स्वाइप अप कर लेते हो, आप प्रोफाइल से चले जाते हो, लेकिन आप इंस्टा स्टोरी से नहीं जाओगे, इंस्टाग्राम पोस्ट से नहीं जाओगे. अच्छा, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप पूरी दुनिया का मॉडल देखें जो सेल्स का है ना, वो एफिलिएट है. ठीक है, मैं 2 लाख रुपए दे रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता है एवरीवन इज ओवरपेड, एवरी क्रिएटर इज ओवरपेड फॉर सेल्स बेस्ड कन्वर्जन. करेक्ट. एंड दैट इज व्हाई दे हेट द सेल्स बेस्ड मॉडल. वजह क्या है ओवरपेड होने की? क्लाइंट आ रहा है, आके कह रहे हैं 2 लाख रुपए लो आके, या 1 लाख रुपए लो और आके मुझे ये करके सेल्स ड्रॉ करके दो. जी. ठीक है, क्योंकि मैं लमसम ले रहा हूँ, मुझे क्लाइंट की माननी ज़रूरी है. बिल्कुल. अच्छा, क्लाइंट की माननी जब ज़रूरी है तो क्लाइंट को ₹1.5 का नहीं पता कि मेरा कंज्यूमर किस तरह से करता है, पता मुझे. एग्जैक्टली. ठीक है, तो आखिर में क्या होगा, एक खिचड़ी पकेगी. मैं एक ऐसी चीज़ बनाऊंगा क्लाइंट के कहने पे जो कि फालतू होगी, जिससे रिजल्ट जो आएगा वो अच्छा नहीं आएगा, जिससे क्लाइंट पैसा नहीं बनाएगा, जिससे क्लाइंट अगली बार मेरे पास नहीं आएगा. ऐसा ही. ऑल्टरनेटिवली मैं सिचुएशन को फ्लिप करता हूँ. अगर मुझे एफिनिटी करनी थी ना, तो फिर तो आसान है. फिर तो क्रिएटिविटी है. फिर मैं 4 चीज़ें करके मैंने व्यूअरशिप बढ़ानी है, मैंने एंगेजमेंट बढ़ानी है, एफिनिटी बढ़ गई, क्लाइंट खुश. बिल्कुल. ऑल्टरनेटिवली क्लाइंट आता है, कहता है भाई क्लाइंट को गर्ज इस चीज़ से ना क्या है, मेरे माल बिकना चाहिए. जी. ठीक है, मेरा माल जैसे बिके, क्लाइंट का प्रॉब्लम तो नहीं है. जब उसके अंदर अगर आप बैठ कर अगर उसमें ब्रांड एफिनिटी की आप चीज़ें डालना शुरू कर दोगे कि शर्ट ऐसी होनी चाहिए, कैप ऐसी होनी चाहिए, अब वो क्लाइंट क्या करे. और मैं दराज वालों को बार बार कहता हूँ कि यार आप लोग वो फाइनली करने भी लगे हैं, दे एक्चुअली मेड अ पेज फॉर मी एज वेल. भाई आप सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट करो. आप कहो यार हम आपके लिए ये फैसिलिटेट करेंगे, आपको जो प्रोडक्ट्स चाहिए ये करना है, वो करना है, सारा का सारा. ठीक है. कंटेंट आप बनाओ. हाँ. आप कंटेंट बना के चीज़ें बेचो, जैसे जैसे बिकेगा उसके हिसाब से आपको बिल्कुल सही पैसा मिल जाएगा. बिल्कुल जायज़. क्लाइंट को ₹2 की ना मेरे से बात करने की ज़रूरत है, ना मुझे क्लाइंट से बात करने की ज़रूरत है. दिस शुड ऑल बी डिजिटल. एक वेब फॉर्म के ऊपर मैं बड़े आराम से कर सकता हूँ. अब उसको बेचना किस तरह, वो मेरा काम है, पहली बात है. दूसरी बात क्या है कि मैं कहता हूँ यार वॉल्स आइसक्रीम, मुझे वॉल्स आइसक्रीम में जेट स्पोर्ट बहुत पसंद है. ठीक है. ठीक है. मुझे मैग्नम नहीं पसंद. सही है. ना मुझे कॉर्नेटो पसंद है, मुझे पेडल पॉप बहुत पसंद है. ठीक है, ये ऑनेस्ट बात है, मुझे ये चीज़ पसंद. सही. वॉल्स वाला आएगा आके मुझसे मैग्नम ही बिकवाने की कोशिश करता रहेगा. जी. वो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि दुनिया भर में जो लोग सीख गए हैं कि यू फाइंड इन्फ्लुएंसर रिसर्च जो होती है, जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है, वो होती ही इस बेसिस पे कि आप कंज्यूमर्स ढूंढते हैं, राइट? कि मुजम्मिल है और वो इन्फ्लुएंसर है और वो पेडल पॉप खाता है, देयरफॉर ही इज अ गुड फिट फॉर दिस कैंपेन. यहाँ पे वो तरीका है ही नहीं. और आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट ज़हीन बात कर रहे हैं. यू आर द फर्स्ट पर्सन हु इज सेइंग दिस हिमसेल्फ. एज इन फर्स्ट पर्सन इन द इंडस्ट्री दैट आई हैव हर्ड दिस फ्रॉम कि एफिलिएट मॉडल पे आना है और किस तरीके से आना है, और सही डेफिनेशन आपने दिया एफिलिएट मॉडल का. मैं पता नहीं कितने सालों से बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, और यही होता है कि they still see it as a piece of content, right? कि आप वो स्टोरी भी अगर लगा रहे हैं with a swipe up link और उसमें कोड है, सब कुछ है, UTMs लगे हुए हैं, मसला वो ये कि वो कोई ना कोई देख लेगा. And by that I mean कि मेरा कोवर्कर या मेरा डायरेक्टर या मेरा CEO, और अगर आपने शर्ट सही नहीं पहनी हुई, आपने मैग्नम की शर्ट पहन ली और पेडल पॉप बेच दिया, वो मसला हो जाएगा.
Because again, no one's trying to actually drive sales volumes. It's not about that, right? Yeah, क्योंकि और इसमें एक और भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये चीज़ सारी रन कर रही है मार्केटिंग की टीम, जिनके रिजल्ट का मैट्रिक ही फर्क है. अगर आप जो ट्रेड मार्केटिंग है या जो प्योर सेल्स के लोग हैं, RSM रीजनल सेल्स मैनेजर है, उनको बिठाएं, उनको बोलें कि सर आपका इतना टारगेट है फला मार्केट सेगमेंट से, हम आपको कंटेंट के जरिए यानी कि एफिलिएट्स के जरिए इस तरीके से पूरा करेंगे. वो इतना खुश होंगे, आपको चुम्मी कर देंगे. लेकिन ठीक है सर, अभी करें, कैसे करना है, और कोई अपफ्रंट पेमेंट भी सर अभी ऑन करें इसको, आप बात क्यों कर रहे हैं, आप जाए, ये होगा. बिकॉज उनका एटीट्यूड ही फर्क है, राइट. क्योंकि दे अंडरस्टैंड कि स्टॉक मूव करना कितना ज़रूरी है, और दे ऑल्सो नो कि उनके अपने जो ट्रेडिशनल चैनल्स हैं उसमें क्या क्वांटिटी, कितना वॉल्यूम हो सकता है, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या इंप्रूवमेंट्स हैं. यू आर ऑफरिंग देम अ कंप्लीटली न्यू चैनल, राइट. सो नाउ लाइक alhamdulillah for Pakistan, most of these big companies will have different teams for e-commerce. So they will understand this to a certain extent, but those are usually also unfortunately ex-marketers that are now doing e-commerce. तो खैर फिर तो कोई मतलब प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है. मसले हैं, but it's also one of the biggest problems is that most of this work that you're doing or you know, most of the work we have in the influencer space coming from FMCG, and it's kind of difficult to drive conversion from FMCG as well. मतलब आप पेडल पॉप एक्चुअली किस तरीके से बेचेंगे, वो तो ज़्यादातर जगहों पर डिलीवरी नहीं होता. नहीं, that's what I'm saying. So I do understand कि फिर FMCG मुझसे आके सेल्स बेस्ड काम ना करवाए ना करवाए, ब्रांड एफिनिटी पे करवाए, एफिनिटी पे काम करवाए. मसला आखिर में ये आ रहा है कि जब ब्रांड का नाम नहीं देता, बट जब ब्रांड्स आ रहे हैं और वो आके प्योरली ब्रिक एंड मॉर्टर की सेल्स में से ड्राइव करवा रहे हैं, यार वो नहीं हो सकता. आई एम नॉट दैट पर्सन. शायद हो भी सकता है, बट देयर इज नो वे टू ट्रैक इट. देयर इज नो वे टू ट्रैक इट, राइट. एंड सो मे बी यू हैव अ स्मॉल लाइक योर स्मॉल टू मीडियम रिटेल आउटलेट, कि आप कोई बुटीक ब्रांड खोल के बैठे हैं MM आलम पे, राइट. उसके लिए हम कैंपेन कर सकते हैं और शायद फुटफॉल भी आ जाए, बट देयर इज नो वे टू नो कि मुजम्मिल की वजह से कितने लोग आए. हाँ, लाइक देयर इज, सी द थिंग इज अगेन, फुटफॉल लाइक ब्रांड एफिनिटी से भी फुटफॉल तो आ रहा है ना. मेरा टारगेट फर्क है. मैं फिर उसमें ये कह नहीं रहा कि यार मैं ये और उसमें फिर मेरी जो प्राइसिंग है वो आके मुझे कह रहा है कि यार देखो मैंने ये कैंपेन पूरी की पूरी कर दी और मेरा तो एक भी जोड़ा नहीं बिका. यार ब्रांड एफिनिटी के अंदर अगर मैं एक सेंस लगाऊं तो उसके अंदर 23 डिफरेंट, जब तक कंज्यूमर को रिकॉल हिट नहीं होगा तब तक जाके वो एक प्रोडक्ट पे शिफ्ट नहीं करेगा. आप बात कर रहे थे कि ब्रांड मैनेजर को समझ में नहीं आता कि इन दो चीज़ों में डिफरेंस क्या है. द एक्चुअल जर्नी, द बायर जर्नी, व्हिच ऑल ऑफ देम आर टॉट इन स्कूल, by the way, which I didn't go to, is awareness, consideration, conversion, and then loyalty or delight, right? और इन सारे स्टेजेस के लिए मजे की बात ये इन्फ्लुएंसर कैंपेन्स हैं, तरीके हैं. इन्फ्लुएंसर के साथ कंटेंट अवेयरनेस के लिए वो टिपिकल जो होता है कि ये शर्ट पहने, ये ऐसी वीडियो बनाए, ट्रांजिशन वीडियो बनाए, ये रेफरेंस है, इसको छाप के दिखाएं. कंसिडरेशन में इट्स मोर टुवर्ड्स प्रोडक्ट इन्फो, कि ये प्रोडक्ट अच्छा, that becomes informative content generally. Conversion, you already know, stories, swipe up, link in bio, Mozambique 20, etc. And for loyalty, a good example is I saw an accessories brand recently do a campaign in Corona. They do office accessories. तो कोरोना में उन्होंने कैंपेन चलाई कि सब अपने अपने होम ऑफिस बना के बैठें, तो जो आप अपना होम ऑफिस बना के बैठें उसमें अगर हमारे ब्रांड की एक्सेसरी है तस्वीर लेके भेजें, and we'll give you a massive prize. Great integration. Perfect, you know, moment marketing as well, and एक बिल्कुल natural integration है कि वो प्रोडक्ट ही आपका इस चीज़ का है तो लाजमी होम ऑफिस में कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा होगा. दैट्स अ लॉयल्टी कैंपेन कि जो कस्टमर्स हैं उनके पास प्रोडक्ट है वो ही कर सकते हैं. बट unfortunately these are, I can think of maybe, you know, 5 examples of actual loyalty campaigns, or maybe one example of a real consideration campaign. It's all either awareness or purely conversion, but even the conversion is being dressed up like awareness. So what the hell are we doing? Unfortunately. Conversation का थोड़ा सा मैं switch करता हूँ. Tell me a little bit about Dastagir. This is where you're currently working. बिल्कुल. And what's that all about? Because I mean, all I heard is there's a startup that got a bunch of cash. It's a B2B startup. ये पिछला जो 1 साल है particularly with बहुत सारे नाम हैं, but you know ये जो e-commerce की साइट के ऊपर और इसके ऊपर बड़े मज़े के वो आए हैं. But I tried to search for it and I couldn't understand a lot of what you guys are doing. So just sort of think of me as your 6-year-old cousin
बिल्कुल मीन लाइक सैफ भाई आप करते क्या हो ना तो मुजम्मिल भाई हम मंजन बेचते हैं ठीक है, पहले हम टेबल के इस तरफ बेचते थे, अब हम उस तरफ बैठ के अपने आप को बेचते हैं। तो इट्स B2B ई कॉमर्स तो आपको पता है, दराज है, सब कुछ है, राइट। वहाँ से आप शैम्पू मंगाते हैं, आप ठीक है कपड़े मंगाते हैं, और वो B2C है, बिजनेस टू कंज्यूमर। यहाँ पे B2B ऐसा है कि पाकिस्तान में तकरीबन 20 लाख अंडर सर्व्ड रिटेलर्स हैं। रिटेलर यानी किरियाना, पान की दुकान, दूध की दुकान, जहाँ से आप जाके सौदा खरीदते हैं, राइट। आप डबल रोटी ले रहे हैं, आप शैम्पू साबुन एज अ कंज्यूमर आप खुद लेते हैं, तो वो जो दुकानदार हैं उनको माल सोर्स करने में बहुत दिक्कत पेश आती है पाकिस्तान में, ठीक है। क्योंकि होता ये कि जो छोटे दुकानदार हैं, अक्सर डिस्ट्रीब्यूटर उनके पास आता ही नहीं है कि जी आप तो दूर दराज में बैठे हैं, ठीक है, लांडी के अंदर। दूसरी बात ये कि ये वॉल्यूम इज नॉट बिग इनफ फॉर मी, राइट। आप एक वक्त पे 2 कार्टन खरीदते हैं, मैं तो 50 कार्टन से कम बात ही नहीं करता, तो यूर आउट ऑफ माई लिस्ट, ठीक है। और and then there is a lot of politics and there is a lot of कौन किसका और करप्शन, वो तो सब कुछ हर जगह ही है। तो उस बेचारे को करना ये पड़ता है अपनी दुकान सिर्फ चलाने के लिए, उसको खुद अक्सर बिजनेस आवर्स के दौरान शटर बंद करके होलसेल मार्केट जाना पड़ता है, अपना किराया वगैरह रिक्शे वगैरह लेके जाता है, वहाँ से वो माल खुद उठाता है, फिर वो वापस आता है जस्ट टू हैव द इन्वेंटरी ही नीड्स टू रन हिज बिजनेस, राइट। और ये नेचुरली बहुत मेजर प्रॉब्लम है, और 20 लाख छोटा अमाउंट नहीं है। ओवरऑल जो रिटेल का स्पेस है पाकिस्तान में, and by our estimates it's valued at about $120 billion, ठीक है, राइट। so that's an insane opportunity, right? और इसको डिस्ट्रप्शन की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि जब ये दुकानदार हैं, किरियाना दुकानदार पाकिस्तान में हमारी इकोनॉमी चला रहा है, राइट। बिल्कुल ऐसा ही 120 बिलियन इज लाइक 40%। सब बंद हो जाए, ये चला नहीं चला, क्योंकि ये जब रुकता है ना तो टायर जलता है, साफ सी बात है। एग्जैक्टली। और कोरोना में हमने देखा, राइट, ये मॉडर्न ट्रेड, बड़े स्टोर्स आपके सब बंद पड़े हुए थे, ठीक है, मेट्रो शेट्रो, लेकिन किरियाना खुला हुआ था, ठीक है। किरियाना खुला हुआ था, लेकिन उसके पास माल नहीं था, और उसके पास माल इसलिए था क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर अगर आता भी था वो तो डेफिनेटली नहीं आ रहा था लॉकडाउन में, और होलसेल मार्केट भी बंद पड़ी हुई थी, तो फिर बेचारा मतलब कहाँ जाए, राइट। तो दैट वाज द होल पॉइंट कि हमें रिटेलर को एम्पावर करना है, और हमने ऐप बनाया है जिसके जरिए वो दराज के जैसे ही वो अपना ऑर्डर प्लेस करता है कि मुझे कोक के 50 कार्टन चाहिए, मुझे फलां ऑल्पर के 10 कार्टन चाहिए, एक पूरी मार्केट प्लेस है, उसको तमाम चीज़ें दुकान में रखी जाती हैं, ही फाइंड्स ऑल ऑफ हिज गुड्स इन दैट वन स्टॉप शॉप सोल्यूशन। हम लास्ट माइल डिलीवरी भी करते हैं, और हमारे सॉर्टिंग सेंटर्स हैं, हम कराची और लाहौर दोनों शहरों में एक्टिव हैं। ऑलरेडी हम 30,000 कस्टमर भी सर्व कर चुके हैं। So tell me this, if I understand this correctly, there is Daraz, which is basically a platform marketplace where the seller comes and the buyer come and they sort of have that relationship and you work as a ledger, right? आपका ये वाला मॉडल है, या आपका ये वाला मॉडल है कि you work as a marketplace brand where the seller comes and you and buyer के लिए ना it's you, क्योंकि दराज में it's not Daraz essentially. True. दराज में इट्स बेसिकली द सेलर, और आप उसको वो कर रहे हैं। मैं अगर आता हूँ यहाँ पर, तो क्या मेरे पास ऑलपर्स मल्टीपल बेचने वाले हैं? अभी तक नहीं, या एक ऑलपर्स है, पीछे से आप बेशक 6 लोगों से सोर्स करें। जी फिलहाल एक है, लेकिन एक्चुअल बिजनेस मॉडल यही है। अभी तो 1 साल हुआ है, ठीक है। पूरी मैच्योरिटी पे आने के बाद ये अगला स्टेप यही है कि हमें कंप्लीट मार्केट प्लेस मॉडल पे आना है, ठीक है। कि बेशक ऑलपर के ही 10 वेंडर होंगे, राइट, जो अलग अलग MOQ के हिसाब से बेच रहा है, अलग अलग रेट के हिसाब से बेच रहा है, आपको जहाँ से लेना आप लेंगे, उसके रेटिंग्स होंगे, उसको सब कुछ चीज़। हाँ, मतलब उनकी, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी अपना होता है ना कि यार उनका वेयर हाउस के पास माल पड़ा हुआ है, उनका यार 60 कार्टन ये वाले सस्ते में करके निकालो, उसको आगे जाओ, तो आपको अपॉर्चुनिटीज वहाँ पर बन रही होती हैं एसेंशियली। एग्जैक्टली। तो फिलहाल तो ऐसा ही है कि हम दस्तगीर के ब्रांड से बेचते हैं, बट इट्स नॉट एज इफ कि ये हमारे गुड्स हैं। ऑफ कोर्स कोक इज कोक and Allpers is Allpers, right? And you're sourcing from distributors, or you're sourcing directly from brands? So we source from everyone. We have relationships with manufacturers. In many cases, we have relationships with distributors and wholesalers. The एक value chain already है, ठीक है। बहुत ज़माने से हमने उस वैल्यू चेन को नहीं हिलाया है, उसी को डिजिटाइज कर रहे हैं, उसी के अंदर रहते हुए, ठीक है। बाकी जो प्लेयर्स हमारे कंपेटिटर्स वो कहते हैं इनको निकालो, इनको तबाह बर्बाद करो, ठीक है। हम काम करेंगे और हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से माल लेके अपने बड़े बड़े वेयर हाउस में होल्ड करेंगे और वहाँ से हम निकालेंगे। वी डोंट, आई थिंक दैट्स अ मोर डिफिकल्ट, आई थिंक योर्स इज अ मोर सॉर्ट ऑफ स्टेप बाय स्टेप। वेयर हाउस इज एक्सपेंसिव, इट्स एक्सपेंसिव, लाइक वो जब तक आपका स्केल ही नहीं है तो व्हाई वुड यू। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। हमारे सॉर्टिंग सेंटर आप आएंगे, आपके लिविंग रूम से थोड़ा सा बड़ा है मजाक के अलावा, बिकॉज इट्स एसेट लाइट, राइट। उसी छोटे से सॉर्टिंग सेंटर्स में से millions of dollars are being delivered every month. So clearly we're doing something right? And the challenge is that how do we scale for all of these tech companies, right? हमारे लिए ये है कि sorting center, क्योंकि हमें space की requirement उतनी नहीं है, we can open 10,
tomorrow. Right. शहर के अलग अलग कोने में बन जाएंगे वो, ठीक है. Right. So आप last mile के ऊपर cost cutting वहाँ पे कर सकते हैं. जी, right. So that's how it goes. In a lot of cases supplier खुद first mile करता है. Right. कुछ केसेस में हम जाके उनसे लेके आते हैं, हम अपने सॉर्टिंग में उसको इंडिविजुअल क्या चाहिए, मुजम्मिल का है, ये सैफ का है, वो अपने अपने रूट्स पे निकल जाते हैं. क्रॉस डॉकिंग है बेसिकली. क्रॉस डॉकिंग यानी माल आने में और माल निकलने में बहुत कम वक्त होता है. राइट. हम स्टोर करते हैं कोई मे बी 10% of all the stock we sell. Right, and it's the efficiency where basically your margins are. Yeah. Right. Yeah. Very interesting because I feel like Food Panda did something very similar. ये PandaMart? PandaMart. हाँ. So what they did was कि essentially उन्होंने what a lot of other people were doing was कि उन्होंने अपनी grocery apps launch करना शुरू की. Food Panda ने ये नहीं किया. उन्होंने कहा कि यार आओ और आकर कनेक्ट हो जाओ हमारे से. Exactly. ठीक है. Exactly. और थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह से था कि वो मार्केट प्लेस डायरेक्ट बन गए, बट मैं वर्टिकल इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ. Of course. कि यार आप उन्होंने पहले ग्रोसरी स्टोर्स को कनेक्ट किया, ग्रोसरी स्टोर से कनेक्ट करके उन्होंने डेटा गैदर किया कि यार चाहिए क्या क्या है. Yeah. उसके बाद उन्होंने देखा कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारी ऑडियंस थी. Yeah. वहाँ पर वो गए. अब वाकई वो यही हो रहा है कि वो एक ग्रोसरी स्टोर इतना बड़ा हो जाएगा, PandaMart, जी. एज अ सिंगुलर सप्लायर ऑफ ग्रोसरीज एसेंशियली मेट्रो से बड़ा हो जाएगा पोटेंशियली आज से 5-8 साल बाद, अगर मैं उसको देखूँ कि यार वो है. लेकिन उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए उन्होंने कोई इतनी बड़ी कोई जंप नहीं लगाने की कोशिश की. स्टार्ट से किया पहले उन्होंने बाकी ग्रोसरी स्टोर्स को एम्पावर किया, फिर उन्होंने अब ग्रोसरी स्टोर भी एग्जिस्ट कर रहा है, PandaMart भी एग्जिस्ट कर रहा है. आहिस्ता आहिस्ता वो स्केल बना रहे हैं और वो अपनी प्राइसिंग करा रहे हैं PandaMart की, कि जाहिर है कि क्योंकि उनके पास अब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, ज़्यादा कस्टमर है, तो उस तरह से. एंड आई थिंक पाकिस्तान में व्हेन इट कम्स टू टेक कंपनीज और a lot of these tech startups, I feel like this sort of step by step problem solving approach is really missing. और इसको मैं पर्सनली ये बात बोलता हूँ, मेरी टेक इंडस्ट्री में बड़ी जान पहचान है, तो प्लीज डोंट हेट मी फॉर इट. आई एम नॉट टारगेटिंग यू गाइस, बट I see a lot of article entrepreneurs. So a lot of these people who have read an article, IBS से graduate किए हैं और आपको कि यार I want to be like this, I can already visualize this person. Yeah, and वो आके आपको बताएगा कि और अच्छा वो numbers भी ऐसे थ्रो करेगा. IBA वाले ना, IBA एम्स वाले, वो आके I'll tell you exactly what happened. This guy did this and इस तरह हुआ, and उसने इतनी कंपनी बेच दी और वो लाखानी का था और वो इसका था. And so they're sitting down thinking of an idea that will make them rich. Exactly. More often than not, a great idea is not one that will get you money. A great idea is one that solves a very fundamental problem. Precisely. Sort of what Dastagir is doing. Precisely. And I feel like if I understand this correctly, Dastagir came out when it was peak COVID. Yeah, that's right. Peak lockdown, May 2020. Yeah. So, I mean, उन्होंने एक probably उस वक्त सोचा भी नहीं होगा कि इसका मार्केट साइज क्या है, ये क्या है, वो क्या है. Probably उस टाइम ये सोचा है कि यार ये मसला आ रहा है, माल नहीं पहुंच रहा, हाउ डू वी सॉर्ट ऑफ फैसिलिटेट दैट. उस टाइम पे हुआ ये कि जो मसला पता नहीं 20 सालों से एग्जिस्ट कर रहा है, वो बिल्कुल सामने आ गया. राइट, कि ये लोग को फाउंडर्स वगैरह जो हैं दुकानों पे गए ऐसी माल खरीदने, तो उनको लोगों से बात करके अंदाज़ा हुआ कि बुरा हाल है. तो दुकानदार, मतलब ज़ुहैब ये किस्सा सुनाता है कि उनका एक दुकानदार है उनके घर के पास लाहौर में, दैट ही इज़ बीन गोइंग टू फॉर मेनी इयर्स, एंड ड्यूरिंग लॉकडाउन ही वेंट टू विजिट अ शॉप जहाँ पे हर वक्त लाइन लगी होती थी, बंदे के पास सांस लेने का मौका नहीं होता था, वो फारिग बैठा हुआ है और शेल्फें खाली हैं. उससे पूछा तो दोस्ती यारी में उसका फिर वो ही ब्रोक डाउन, राइट, कि यार बुरा हाल है और माल डिस्ट्रीब्यूटर का कुछ नहीं पता कि वो कब आएगा, कैसे आएगा, जो ऑर्डर दिए हुए हैं उन पर कोई विजिबिलिटी नहीं है, होलसेल मार्केटें बंद हैं, ठीक है, तो हम कहाँ जाएँ, ठीक है, मेट्रो वगैरह भी बंद है, मतलब जो भी ज़राए थे स्टॉक पकड़ने के वो सब बंद पड़े हुए हैं. सो वी हैव नो ऑप्शन, आई एम जस्ट सिटिंग हियर, शटर खोल के मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे पास 5 चीज़ें हैं, अगर उसको वो चीज़ चाहिए होगी तो वो ले लेगा. सो देयर वाज अ ब्लेटेंट very clear opportunity. These guys were airlift, so they had the experience of building tech for moving people, right? वो एक अलग किस्म का logistics ही है. तो it was easy for them to connect the dots कि यार हम इसको टेक्नोलॉजी के ज़रिए solve कर सकते हैं, or we can potentially aim to solve it. And you see this model sprouting up in developing markets worldwide. Right? You have Grocery in the Philippines, you have Ula in Indonesia, you have SocoWatch in Africa, they're in like 6 countries. और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये प्रॉब्लम ग्लोबल मसला है. ग्लोबल मसला है कि ट्रेड जहाँ पे फ्रैगमेंटेड है, तो लाजमी सप्लाई चेन भी फ्रैगमेंटेड है, और जहाँ पे ट्रेड के बेसिकली आपके ये इनफॉर्मल चैनल्स है ना, किरियाना इनफॉर्मली हुआ, किरियाना बिल्कुल ऐसा ही, किरियाना दुकानदार SCCP से रजिस्टर्ड नहीं है,
SCCP तो सारा बहुत आगे की गेम कर रहे हैं, नहीं है इवन SCCP वाले तो बड़ी स्ट्रक्चर्ड बात है ना। इनका तो जो जाहिर है आपको बहुत बेहतर पता होगा, बट इनका जो 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 सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन का भी मॉडल है वो बहुत ज़्यादा जुगाड़ के ऊपर चल रहा होता है। वो किस किस्म का क्रेडिट है, किस किस्म का क्या है, बहुत देसी है, यू नो। तो अच्छा, ये क्रेडिट की बात की आपने, ये भी हम एक चीज़ कर रहे हैं कि अभी हमने रिसेंटली जो फंडिंग अनाउंस की उसके साथ साथ ये भी अनाउंस किया है कि हम अपने अब सारे दुकानदारों को क्रेडिट देने वाले हैं। ओह इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो ये इसका भी एक टेक सोल्यूशन है। तो इन टेक क्रेडिट को हम बाय नाउ पे लेटर कहते हैं। हाँ, ये मेरी हो चुकी है सर। जेसन भाई आए थे कुछ थोड़े दिनों पहले और उन्होंने हमें जॉर्डन भाई और उन्होंने बड़ी डिटेल में बताया। वो जॉर्डन जो कर रहा है वो B2C कर रहा है कि आपको मोबाइल खरीदना है तो आपने किस्तों में डिवाइड कर लिया। हम इस तरीके से कर रहे हैं कि दुकानदार को अगर आप उससे पूछेंगे ना कि आपको ज़िंदगी में अगर हम एक चीज़ दे दें आप क्या चाहेंगे, वो बोले क्रेडिट, नंबर 1 क्रेडिट। क्योंकि क्रेडिट का उनका ये होता है कि कोई शायद डिस्ट्रीब्यूटर होगा लेज का बिलफज जो इतना बड़ा है कि वो क्रेडिट टर्म्स ऑफर करता है खुद, राइट, या आपका वॉल्यूम इतना बन गया है उसके साथ तो वो आपको दे देता है कि चल एक हफ्ते बाद दे देना, वो सेटिंग बन जाती है। बट मोस्ट ऑफ देम डोंट ऑफर क्रेडिट, राइट। अब यहाँ पे ये है कि उनको सारा सामान एक बास्केट में मिल रहा है, लेज भी और कोक भी, और अगर इस पे उनको क्रेडिट मिल जाए ना, there's nothing like it. So we're going to give them a buy now pay later solution and it's going to be launched in our app very soon कि वो चेकआउट के टाइम पे they can just select credit, अगर उनकी एक ऑर्डर हिस्ट्री वगैरह बनी हुई है, and then they can pay that invoice in 30 days, in 14 days. ठीक है, it's basically lending, it's micro lending and it's underwritten by an Islamic bank because it has to be Sharia compliant, right? तो वो सूद भी नहीं दे रहे हैं, वो they pay a flat premium fee and then that way उनका काम रोलिंग पे होता है, राइट, कि भाई आज मैं ये माल खरीदूंगा 20,000 का, मैं ये बेचूंगा, मैं 24,000 रुपये कमाऊंगा लेट्स से, तो उन पैसों से फिर मैं पे ऑफ करूंगा। Have you guys seen the अखवत program जो करियाना का support program है? Yeah, exactly. So that I believe is more about like economic empowerment and stuff, right? So a lot of what they're doing is that they're basically they're setting up a lot of these new करियाना दुकान वाले and whatnot सारा का सारा. Yeah. Do you think at some point you could add value there because what's happening is, let's say 1,000 new Karyana dukans are being set up every month through Akhwat. And so every time that Karyana dukan is being set up, all over these random sporadically popping up here and there, जो फर्स्ट प्रॉब्लम उस करियाने की दुकान वाले को आएगा वो यही आएगा कि मुझे पैसा तो आ गया, माल कहाँ से आएगा। बिल्कुल राइट। एंड सो दैट पार्ट एसेंशियली कुड बी, आई फील लाइक दैट पार्टनर सॉल्यूशन फॉर यू गाइस कुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। दैट वुड बी वेरी कूल। अभी तो फिलहाल हमारी सोच सिर्फ ये है कि अगेन जो मैं आपको बता रहा था एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी क्या है। 20 लाख वो रिटेलर्स हैं जो अंडर सर्व्ड हैं, ठीक है, एक्चुअल नंबर इससे भी, तो 20 लाख को हम इनको पहले अंडर सर्व्ड है, हाँ, इनको हमें फुलफिल करना है। और अभी हम देख रहे हैं, मतलब आई हैव टेस्टिमोनियल्स ऑफ कस्टमर्स टॉकिंग अबाउट हाउ लाइक one guy that stands out talks about how with Dastagir he's now able to run 2 stores, right, जो पहले कर ही नहीं सकता था, और वो 2 इसलिए चला रहा है क्योंकि अब उसको दुकान से निकलने की ज़रूरत नहीं है ना, वो होलसेल मार्केट जाने वाला चक्कर ख़त्म हो चुका है, राइट। डोरस्टेप पे माल आता है, गारंटीड नेक्स्ट डे डिलीवरी है, ठीक है, अभी कुछ देर में क्रेडिट भी आ जाएगी तो उनकी कैश फ्लो मैनेजमेंट भी और आसान हो जाएगी, राइट। तो यही लोग अगर अपनी दुकानों को थोड़ा सा और एक्सपैंड कर पाएं, राइट, दैट्स गोना बी ह्यूज। तो अभी होगा ये कि बाय नाउ पे मेरे दिमाग में से पॉप कर रहा है, आई एम जस्ट थिंकिंग ना मुझे ये सारे नोट्स ईमेल करें, ठीक है। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि यार आपका अगर ये सोल्यूशन ऑलरेडी आपका अगर सामान आप सारा प्रोवाइड करना शुरू हो गए हैं जी, तो आपका नेक्स्ट स्टेप जो आता है, क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा ये आता था कि यार POS क्यों नहीं एग्जिस्ट करता करियाने की दुकान के ऊपर। यार क्या आपने हमारा प्रोडक्ट रोड मैप पढ़ लिया है? मैं ऑनेस्टली सोच रहा हूँ कहीं लीक शीक तो नहीं हो गया मेरा कि यू नो लाइक इफ यू आर द वन हु इज डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड यू गेट एक्सेस टू क्या बिक रहा है, कब बिक रहा है, एंड यू ऑटोमेट दैट प्रोसेस, so then you bring them on to POS, then you make that the life of the Karyana dukan much more easier, and now they don't even have to place the order. That's the game. हमने उसको टेक्नोलॉजी से घेरना है। आप तो गेम इतनी बड़ी खेल रहे हैं सर, मैंने तो अभी रियलाइज किया है। दुकानदार को हमें टेक्नोलॉजी से घेरना है, राइट, कि फिनटेक जो उसको मिलेगा। अब फिनटेक मैंने आपसे अभी बात की बाय नाउ पे लेटर, व्हिच इज अ वेरी सिंपल सोल्यूशन, सिंपल प्रॉब्लम, बट माइक्रो लेंडिंग पार्टनर जब हमारे पास है, हमने इवेंचुअली उसको वर्किंग कैपिटल के लोन भी देने। किरियाने की जो दुकानदार है, किरियाने की दुकान पाकिस्तान में एवरेज 4 से 6 लाख रुपए महाना में चलती है। दैट्स द वर्किंग कैपिटल ही हैज रोलिंग में, राइट। 4-6 लाख रुपए क्या है?
इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स। अगर उस बंदे को आपने लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए का भी लोन दे दिया, उसकी तो दुनिया बदल गई। ऐसा ही है। राइट, वो फ्रिज खरीद सकता है, वो मजीद शेल्फे लगा सकता है, वो काउंटर को इम्प्रूव कर सकता है, ही कैन ऐड न्यू कैटेगरीज। वो उसकी बॉटम लाइन बढ़ रही है, उसकी टॉप लाइन बढ़ रही है, और उसकी जो हम GDP की कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे, उसकी कंट्रीब्यूशन बढ़ रही है। सो इफ वी एम्पावर एंड अपलिफ्ट दिस करियाना सेगमेंट, इमेजिन व्हाट दैट अनलॉक्स टू द इकोनॉमी एज अ होल। Yeah. Right? My God. I don't know if you guys are able to catch this, but this is I hope not. what these guys are doing. This is fascinating stuff, particularly in not just what they're doing right now, but where they're going to be going. And now I can imagine the Series A numbers and the Series B numbers and the Series C numbers, because the pie is just huge. The pie is huge. Yeah. Saf, thank you so much. I mean, we're at the hour and 5-minute mark. I generally try to cut stuff off at 1 hour. But you know, if you guys like the conversation, let me know what parts you like, what parts you hated, whatever it is. Let me know in the comment section. And particularly if you would like Saf to come back again and talk about something, what would that be? But Saf, thank you so much for all of this. मुझे दुख इस बात का पता हो रहा है कि हमने दस्तगीर को बहुत late एक्सप्लोर किया है, बिकॉज आई फील लाइक देयर इज जस्ट सो, क्योंकि स्टार्ट में जस्ट लाइक यार दस्तगीर B2B इट साउंडेड बोरिंग, और आपने बोलना शुरू किया और अब मुझे हो रहा है नाउ आई एम जस्ट लाइक यार व्हाट अ वेस्टेड अपॉर्चुनिटी, बट आई वुड लव टू हैव यू अगेन you know in the future. Thank you so much for all the insight. Thank you sir, it was a pleasure. And for all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपको एपिसोड पसंद आया अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा, YouTube वाले लाइक का बटन दबाएंगे, एंगेजमेंट बढ़ेगी, ज़्यादा हमारी कन्वर्सेशन पहुंचेगी, ऑडियो प्लेटफॉर्म वाले सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, आने वाली एपिसोड की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। इसके साथ साथ नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक करेंगे तो टीवी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम आपकी फीडबैक भी लेते हैं, हम गेस्ट रिकमेंडेशन भी लेते हैं, आर्टिकल्स भी शेयर करते हैं, डिफरेंट कन्वर्सेशंस करते हैं। यू कैन जॉइन दैट। इसी के साथ साथ ईजी पैसा जैस कैश समवेयर अपीयर हो रहा है, यू कैन सेंड इन एनीथिंग यू लाइक, वी एक्सेप्ट ₹1 और 5,000 रुपीज़, व्हाटएवर यू गाइस सेंड, इट्स थॉट दैट काउंट्स। बट एनीवेज, दिस इज सय्यम ज़मील हसन ज़ैदी, यू आर वाचिंग थॉट बिहाइंड थिंग्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।